गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। दो डेरिवेशन उसमें हमने पढ़े हैं गॉस थ्योरम में। एक तो कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन किया था हमने गॉस थ्योरम से, दूसरा एक थिन कंडक्टिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ का, उसकी वजह से गॉस थ्योरम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। तीसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम का, और उसकी जो हेडिंग है, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। यानी अगर एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है और उसको पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज किया जाए प्लस क्यू चार्ज से, तो उस चार्ज की वजह से, उस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होगा कि ये स्फेरिकल शेल है, गिवन है, इस पे चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो इसकी वजह से हमें कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो देयर विल बी 3 पॉइंट्स वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर 1, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल जब हम पता करेंगे तो सेंटर से जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे, जहाँ पे पता करेंगे, मान लीजिए वो पॉइंट P है, तो सेंटर से P तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में स्मॉल r रेडियस से ग्रेटर होगा, स्मॉल r इज़ ग्रेटर दैन कैपिटल R। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम स्फेरिकल शेल के सरफेस पे ही निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम इस स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। तो ये 3 पोजीशन हो सकती हैं इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की। अब अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला कूलम्ब्स लॉ से निकाला है वो एक सिंगल चार्ज की वजह से निकाला है, और वो होता है 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सरफेस पे। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके निकालेंगे। तो 3 कंडीशन में हमें निकालना है। अब हम बात करते हैं 1 बाई 1। पहली कंडीशन की हमने लिया आउटसाइड, अगर हम स्फेरिकल शेल के निकालना चाहते हैं और जहाँ पर जो P पॉइंट है वो बाहर है सरफेस के, और उस कंडीशन में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ग्रेटर है। तो अब ये जो स्फेरिकल शेल बना हुआ है जो आपको दिख रहा है, और पॉइंट यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो अगर आपको याद ना हो तो हम याद दिला दें कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए चार्ज मस्ट बी इनक्लोज बाई आ सरफेस, चार्ज को सरफेस के अंदर होना चाहिए, और ये चार्ज ओपन है। तो अगर हम इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं और गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो इस पूरे चार्ज को कवर कर ले, इनक्लोज कर ले। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, स्फीयर को इनक्लोज करने के लिए स्फीयर ही बनाया जा सकता है। तो अगर हम इस स्मॉल r रेडियस का ही एक स्फीयर बना लें और इस स्फीयर के अंदर ही इस चार्ज को रख दें, तो ये जो स्फेरिकल बॉडी हमें मिल रही है, ये जो स्फेरिकल शेल मिल रहा है, ये जो आउटर स्फेरिकल शेल डॉटेड हम दिखा रहे हैं, जो गॉसियन सरफेस है, जो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम गॉस थ्योरम का अप्लाई कर पाएँ, इस सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब ये चार्ज जो हमने इस स्फेरिकल शेल को दिया है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, और अब हमें यहाँ इस P पॉइंट पर जो इस गॉसियन सरफेस के सरफेस पे लाई कर रहा है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हर डेरिवेशन में जिसमें भी चार्ज दिया है और गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें कोई ना कोई गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। शेप पे डिपेंड करेगा गॉसियन सरफेस कैसा है। जैसे यहाँ स्फीयर को हमें कवर करना था तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, अगर लाइन को कवर करना होता तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, जैसा कि पिछले डेरिवेशन में किया था हमने। अब हम इस सरफेस से निकालते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? ये जो गॉसियन सरफेस लिया है इसका हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, और इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को हमने मान लिया DA। इसके वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही होंगी, हमेशा पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस से परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड होती है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो एरिया वेक्टर की है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 0 आपका। ठीक है। अब अगर हम इस छोटे से सरफेस से पता करना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज आउट हो रहा है,
तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, जो इससे निकल रहा है, कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे पास हो रहा है। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, एरिया वेक्टर कितना है और उनके बीच में एंगल कितना है। क्योंकि फाई का फार्मूला होता है ई डॉट डी ए, और इसको ओपन करते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा। तो इस छोटे से सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है डी फाई ई, डी का मतलब है इनफाइनेटिसिमली स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज आउट फ्रॉम दिस एरिया एलिमेंट विल बी the dot product of electric field intensity and the area vector of this very small element E dot da। अब E dot da इनके बीच में एंगल है 0, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई ई टोटल। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई ई साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ हो गया ई डी ए कॉस 0, क्योंकि एंगल 0 है। क्लोज सरफेस के लिए एक सर्किल बनाते हैं, तो यहाँ हमने सर्किल बना दिया। ई चूँकि हमें पता करना है, ई तो हमें पता नहीं है, तो इसको हमने बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन हमें डी ए का करना होगा। डी ए क्या है, डी ए इस गॉसियन सरफेस का एक छोटे से पार्ट का एरिया वेक्टर है। तो अगर छोटा सा एरिया वेक्टर है और इसको हम पूरा इंटीग्रेट करें तो पूरे सरफेस का एरिया निकल आएगा। तो पूरे सरफेस का जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो स्फेरिकल सरफेस के लिए 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे रखेंगे आप तो फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो आपने फ्लक्स निकाला इस पूरे सरफेस से, जो फ्लक्स आपने निकाला यहाँ पर, इस पूरे सरफेस से जो आपने फ्लक्स यहाँ पर निकाला, वो टोटल फ्लक्स ये आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम गॉस थ्योरम से ये फ्लक्स निकालेंगे तो गॉस थ्योरम से ये जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम से है, जो हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। गॉस ने पहले ही बता रखा है कि अगर किसी भी चार्ज को किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज करके रखते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है टोटल चार्ज के। अब अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला वही होता है कि जो एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर हम पूरे स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर भी रहे हैं तो वो ऐसा ही होगा कि जैसे कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है और हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस स्फेरिकल शेल के लिए हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में हम आते हैं, अगर हम सरफेस पे स्फेरिकल शेल निकालें जहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दें, तो बस कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस करना है। और जब कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। अगर हम इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो ये देखिए टर्म जो है Q 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है तो Q अपॉन ए हो गया, और Q अपॉन ए होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे सिग्मा लिख सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनसाइड द स्फेरिकल शेल अगर हम जाते हैं, जब r की वैल्यू लेस देन r है और अगर उसी तरह हम गॉसियन सरफेस बनाएं और फिर उसके बाद इनसाइड द शेल हम इसको सॉल्व करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, हमने आपको पहले ही बता रखा है चार्ज हमेशा कंडक्टर में आउटसाइड द सरफेस लाई करता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो अंदर चार्ज 0 है। तो जब ये चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी अंदर 0 हो जाएगी। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सरफेस पे होगी, क्योंकि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अब इस R की वैल्यू सबसे कम सरफेस पे, उसके अंदर तो 0 ही होना है। इसका मतलब ये वैल्यू जितनी कम होगी ये वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे होगी। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस रेशियो से वो घटती जाएगी, यानी आर स्क्वायर के रेशियो में घटती जाएगी। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस तरफ आर की वैल्यू दिखाई है
तो सेंटर से लेके सरफेस तक देखिए, ये जो डॉटेड लाइन, जो आपको ये डार्क लाइन दिखाई दे रही है, ये शो कर रही है सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी और फिर डिक्रीज़ होगी। किस तरह से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या ये कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी रेशियो में कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है अगर हम किसी चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो आउटसाइड फार्मूला हमारा होगा 1/4πε0q/r²। r इज़ द सेंटर ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। सरफेस पे होगा 1/4πε0q/r², यहाँ r रेडियस है, और इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी 0। थैंक यू।